बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसी के ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चे यह कमेंट करके बता रहे थे कि सर हमारे एग्जाम्स करीब आ चुके हैं और हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी को रेगुलर बेसिस पर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड ही किए जा रहे हैं, तो इससे आपको फिजिक्स की भी तैयारी करा देते हूँ। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि मैं आप सभी को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का पूरा प्लेलिस्ट जो होगा वो आप सभी को आई बटन पर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन सभी लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिएगा, आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस पर बात करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। सबसे पहले क्वेश्चन में बात बोली जा रही है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। एक आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वह किस चीज पर डिपेंड करती है? क्या वह प्रेशर पर डिपेंड करती है, क्या वह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, या फिर वह वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, या फिर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों पर ही डिपेंड करती है? ये बात पूछी जा रही है। तो ध्यान से सुन लो, देखो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो हमारे पास केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, इसलिए हमारे पास पहले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा। द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। क्या कहता है कि हम एक आइसोथर्मल कंडीशन में एक आइडियल गैस को अगर हम हीट देते हैं तो वह किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, वह हीट का क्वांटिटी, ये बात पूछा जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो पहले तो समझते हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन क्या है। आइसोथर्मल कंडीशन ऐसा कंडीशन है या फिर कहूँ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हमारा टेम्परेचर नहीं बदलता है पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो यही बात पूछी जा रही है कि अगर हम आइसोथर्मल कंडीशन में एक आइडियल गैस को हीट देते हैं तो हमें क्या वह जो सिस्टम होगा वह, यानी कि सिस्टम हमारे पास आइडियल गैस है, वह उस हीट को किस रूप में उपयोग करेगा, इस बात को पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास जब आइडियल गैस को हम लेंगे, ठीक है, आइडियल गैस जो हमारे पास होगा उसका जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है, यानी कि आई जो होगा वह हमारे पास जो होगा वही केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम हीट को देंगे तो यानी कि हमारे पास जो डेल्टा क्यू का वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास दूसरे का करेक्ट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास आइडियल गैस का जब इंटरनल एनर्जी हमारे पास 0 हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास क्या होगा, जो हीट दिया जाएगा वह उसके एक्सटर्नल वर्क में काम करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। ओके, चलो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है कि एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट अ वैक्यूम इन अ रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर, द गैस अंडरगोज। तो हमारा गैस कहाँ जाएगा, ये बात पूछी जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले तो हमारे पास बोला जा रहा है कि आइडियल गैस होना चाहिए और वह क्या कर रहा है, एक्सपेंड फ्रीली। ठीक है, वह फ्री होकर एक्सपेंड कर रहा है। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये वैक्यूम में होना चाहिए और साथ ही साथ यह इंसुलेटेड कंटेनर में भी होना चाहिए। तो हमारा गैस क्या होगा, कैसा प्रोसेस करेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर आप सभी को बता देता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर होगा और इंटरनल एनर्जी होगा उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना तो वह बढ़ता है और ना ही घटता है। तो तीसरे का सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग, हमारे पास बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग अगर हम ले रहे हैं क्या, द मेल्टिंग ऑफ ए स्लैब ऑफ आइस, यानी कि आइस का अगर हम एक स्लैब ले रहे हैं, ठीक है, जो कि 273 केल्विन पर है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें बताना है कि उस सिस्टम में, यानी कि जो हमारे पास स्लैब है आइस का, उसमें क्या बदलाव होगा, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो एक बात तो ध्यान से सुन लो कि ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 27 केल्विन,
ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, चूंकि यहाँ हमारे पास जो स्लैब है, आइस का जो स्लैब है वह क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यानी कि हमारे पास यह वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से, चूंकि यह आइस का सिस्टम है और यह वाटर का सिस्टम है, दोनों का ही सिस्टम बन चुका है, क्योंकि गल रहा है आइस, तो यह वाटर और आइस का सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास आइस है वह हमारे पास सिस्टम है, और जब उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि हमारे पास एटमॉस्फेयर से उस पर काम किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास सिस्टम होगा वह सराउंडिंग से क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि आइस जो है वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो वह गलेगा। और इस सिचुएशन में इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वह क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, इसमें बोला जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीजेस, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके, चलिए बात करते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। 5वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं पूछा जा रहा है, रिवर्सिबल के बारे में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं रेडिएशन, तो रेडिएशन जो हमारे पास प्रोसेस होता है यह एक इरिवर्सिबल होता है। डिफ्यूजन पर अगर बात करते हैं तो यह भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट जो है वह एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। ठीक है, हमारे पास जो गैस है उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, ये बात पूछी जा रही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि हैज़ ओनली 2 वैल्यूज, यानी कि हमारे पास जो गैस के स्पेसिफिक हीट है उनके पास 2 वैल्यूज होंगे, एक Cp होगा, एक Cv होगा। दूसरा ऑप्शन हमसे बोला जा रहा है कि हैज़ अ यूनिक वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर, जो हमारे पास दिया गया टेम्परेचर होगा उस पर वह यूनिक वैल्यू को रखेगा। तीसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि वह उसके पास कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। और चौथे ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है कि डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द गैस, यानी कि गैस के मास पर डिपेंड करेगा। तो अब इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप बताइए। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है सी ऑप्शन, यानी कि कोई भी हमारे पास जो गैस होता है उसका स्पेसिफिक हीट कोई भी वैल्यू रख सकता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में, क्योंकि जो रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है वह वेरी करता है पॉजिटिव से लेकर किसकी तरफ, निगेटिव तक होता है। और इसका मतलब यह हुआ कि एंड फ्रॉम, ठीक है, एंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 से इन्फिनिटी पर लेंगे तो यह जो डिपेंड करेगा वह नेचर ऑफ द प्रोसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा। 7th नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू। हमारा जो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह किससे रिलेटेड है, तो मैं आप सभी को पढ़ाया हूं तो वह टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आप सभी को 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें बोला जाता है कि इफ 2 सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, शायद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर पूछा जा रहा है पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन मतलब क्या कि स्टेट फंक्शन। अगर पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता तो उसे हम कहते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो वैसे तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इंटरनल एनर्जी पर टिक करेंगे तो आपका आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अगर पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन की बजाय आपको दे दिया जाता है कि स्टेट फंक्शन बताइए तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। वैसे इस क्वेश्चन में मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में संशय है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है यह भी पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। इससे पाथ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यह कहाँ से आए हैं और कहाँ तक गए हैं, बस इन्हीं दोनों
इन्हीं दोनों स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। तो आई थिंक यह क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वर्क जो होता है वह तो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, हीट जो होता है वह भी पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, लेकिन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी दोनों ही पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन व्हिच प्रोसेस नो हीट इज रिक्वायर्ड, यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन से प्रोसेस में हीट की जरूरत नहीं होती है। चार ऑप्शन है, आइसोथर्मल, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है आइसोबैरिक और हमारे पास आइसोकोरिक एंड फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। वैसे इन चारों ऑप्शन में अगर एडियाबेटिक दिया गया होता तो आप लोग बहुत ही आराम से उसे टिक करते और बिल्कुल सही होता, क्योंकि उसमें हमारे पास हीट की जरूरत नहीं पड़ती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। जो हमारे पास आइसोथर्मल है इसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, आइसोबारिक जो है इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, आइसोकोरिक जो है इसमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की सहायता से मैं 4-5 क्वेश्चंस को समराइज कर दिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन होता है तो उस सिचुएशन में हमें हीट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, वैसे भी ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 10th नंबर के क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन व्हिच प्रोसेस नेट वर्क डन इज 0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या बात बोली जा रही है कि पूरा वर्क डन जो है वह 0 है, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसी को ही हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। 11 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन व्हिच प्रोसेस देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, कहता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में बदलाव होता है। तो क्या वह आइसोथर्मल है, क्या वह फ्री एक्सपेंशन है, क्या वह एडियाबेटिक है, क्या वह साइक्लिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्योंकि एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उसमें सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में बदलाव हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला जा रहा है कि दी वर्क डन इन अ साइकिल is given by the area enclosed by this cycle on PV diagram. This statement, यह statement क्या है, always true है, always false है, समथिंग ट्रू है, मतलब कुछ चीज़ें इसमें ट्रू हैं, डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंडीशन, या यह इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि वर्क डन इन अ साइकिल इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस साइकिल ऑन पीवी डायग्राम इज ऑलवेज ट्रू। यह बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह किसका कंजर्वेशन है, ठीक है। आप लोग अगर आप लोग लेक्चर्स को देखे होंगे, आप लोग कहीं से भी अगर पढ़े होंगे तो आपको यह जरूर बताया गया होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ ए सिस्टम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन द वर्क डन बाय दिस सिस्टम इज, तो इस सिचुएशन में हमारा वर्क डन क्या होगा। तो देखो वर्क डन के लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वह कंट्रैक्शन हो रहा है, कंट्रैक्शन के सिचुएशन में हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम होता है वह इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है। तो अगर हम डेल्टा वी का वैल्यू निकालते हैं तो V2 माइनस V1 करना पड़ता है। इस सिचुएशन में अगर ध्यान से देखो तो V2 जो है वह V1 से छोटा है, इस सिचुएशन में जो हमारा डेल्टा V मिलेगा वह क्या होगा, वह निगेटिव होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो जब यह निगेटिव हुआ तो इस सिचुएशन में प्रेशर तो हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, तो अगर इसमें हम निगेटिव डेल्टा भी रखेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन मिलेगा वह क्या होगा, वह भी हमारे पास निगेटिव ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 14 नंबर का बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी कि निगेटिव, ठीक है। बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है, ए सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए सिस्टम परफॉर्म्स वर्क डेल्टा डब्ल्यू व्हेन एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज एडेड टू द सिस्टम, द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू, ए यूनिक फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इररिस्पेक्टिव टू द मोड ऑफ चेंज इज, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस बात में, इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया गया है। सिंपल सा इसका आंसर है कि हमारे पास डेल्टा यू होगा, बस, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो डेल्टा यू होता है, ठीक है, डेल्टा क्यू
और डेल्टा डब्लू, ये दोनों क्या होते हैं, ये हमारे पास पाथ फंक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के हमें रिस्पेक्टिव में बात करना है। तो जो हमारे पास डेल्टा यू होता है यह हमारे पास एक्चुअली स्टेट फंक्शन होता है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन फटाक से सही हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि इफ पी इज द प्रेशर, U is the internal energy and dV increase in the volume of the system। तो इस सिचुएशन में कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा? तो देखो हम यह बात जानते हैं कि हमारे पास डेल्टा Q, चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में डी क्यू के फॉर्म में दिया गया है तो चलो इसी का उपयोग कर लेते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो अब डी डब्ल्यू का मतलब ये हुआ कि डी यू प्लस पी डी वी हमारे पास हो जाएगा, और ये हमारे पास है डी क्यू, तो हम डी वी सॉरी यहाँ पर डी यू है ना, तो डी यू इज इक्वल टू हमारे पास, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा डी क्यू माइनस पी डी वी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वही हम चेक कर लेते हैं। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देना, यहाँ पर देखो गलत चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, वी इंटू डी पी लिखा गया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया क्योंकि इनमें पॉजिटिव है और हमें चाहिए निगेटिव वैल्यू। तो तीसरा ऑप्शन में निगेटिव वैल्यू मिल रहा है लेकिन वो ऑप्शन करेक्ट नहीं बन रहा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसमें हमारा स्टेटमेंट परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हमने 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के लिए है। ठीक है, और ऐसे ही और भी लेक्चर्स हम आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करके हमें बताना पड़ेगा कि ऐसे और भी लेक्चर्स की आप सभी को जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तभी मुझे पता चल पाएगा कि ऐसे लेक्चर्स और बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारे जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करा दूंगा। अभी इस यूनिट में भी 1 से 2 लेक्चर्स और प्रोवाइड कर सकता हूं, इतना सारा कंटेंट मेरे पास है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।